नमस्कार दोस्तों, अमेया हियर। एक फ्राइडे का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जैसा हमने प्रीवियस पूरा वीक में कहा था कि 12,000 से 790 का, ये देखिए वीडियो, 12,000 से 790 का एक आपका रेंज है जिसमें निफ्टी पूरा वीक खेलेगा। 12,000 का जो लेवल है वो 10,790 टच किया था पिछले एक्सपायरी में। वहाँ से उसमें निफ्टी में वेल का एंट्री हुआ था और वेल उसको 10,790 से 12,000 तक लेके गया है। पूरा वीक जो है उसमें खेला निफ्टी, और थर्सडे के दिन वेल ने एग्जिट मार दिया। तो जो आपका रेंज था 12,000 टू 790 का, वो अच्छे तरीके से टूटा है। और थर्सडे के दिन अगर आप देखें तो 680 का क्लोज आया है, 661 का लो था। और कल भी अगर आप देखें तो 789.75 का हाई था। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे अगर विजिट करें तो इसमें आपको क्लियर उस दिन लेवल बताया गया था, 791 से 720 का लेवल। पूरा दिन जो है उसी में खेला है निफ्टी, और 789.75 एग्जैक्ट जो हमारा लेवल था 790 791 का, वहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस एक पकड़ा है। ये जो 790 का जो लेवल अभी बन गया है, ये 790 इज द न्यू 12,000। 790 जो थ्रेशोल्ड है वो निफ्टी को जंप करना बहुत ज़रूरी है अगर उसको 12,000 और 12,000 के आगे उसको जाना है। 790 तक जो भी आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो शॉर्ट का ही होना चाहिए। 790 अगर निफ्टी मंडे के दिन गैप अप उसके ऊपर खुलता है तो उसके नीचे क्लोज देना ज़रूरी है। अगर 790 के ऊपर क्लोज दे देता है निफ्टी तो वापस से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। ये निफ्टी के लेवल की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है उसमें हम लोग जाएंगे ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। 790 इज़ द न्यू 12,000। 790 एक ऐसा दीवार बन चुका है, एक ऐसा वॉल बन चुका है जिसको स्केल करना कोई मामूली बात नहीं है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे कुछ भी हो सकता है। आपने लास्ट वीक भी देखा है, जो हमारा 12,000 से 790 का लेवल था वो 3-4 बार 12,000 ब्रीच हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तो नहीं ब्रीच हो पाया। 790 is a level which you should consider every time the Nifty comes to 790 and near about that, plus minus 20-30 points, you should short Nifty without a second thought. अगर 790 के ऊपर क्लोज दे देता है तो हम लोग अगले वीडियो में आपको अपना नया स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आपको लॉन्ग करना है और क्या आपको टारगेट रखना है। अभी के लिए आपका टारगेट, आपका बायस श्योरिटी होना चाहिए जब तक कि 790 के ऊपर क्लोज नहीं आता है कंफर्टेबली, कम से कम 50-60-80 पॉइंट का। 790 इज द न्यू 12,000, नंबर 1। नंबर 2, अभी अगर निफ्टी स्टॉक्स की बात की जाए, ये जो 12 स्टॉक्स है यही पूरा निफ्टी चला रहे हैं। आपका NTPC 10% भी चल जाए तो वो उसका 10% ऑफ NTPC इज जस्ट 3,000 करोड़, और 1% ऑफ ICICI इज 3,000 करोड़। तो आप देख लीजिए क्या फ़र्क है। इसलिए हम लोग ये 12 स्टॉक के आगे बात ही नहीं करते हैं। आपका कोई पावर ग्रिड चल जाए 10-15%, उससे निफ्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 12 स्टॉक की अगर बात की जाए तो आप अगर फ्राइडे का बात करें तो निफ्टी बैंक ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, निफ्टी IT मामूली वीक था, निफ्टी फार्मा भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और निफ्टी भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। ये देखिए आप। ये 12 स्टॉक की अगर बात की जाए तो रिलायंस अकेला वो अच्छा खासा रेट में था, ऑलमोस्ट 1.5% का उसका इंट्राडे का लो था, और 1.39-1.4% का क्लोज दिया है। इसमें काफ़ी निगेटिव रूमर्स घूम रहे हैं जो ऑब्वियसली अनकन्फर्म्ड है। हम उस पर बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रूमर मॉन्गरिंग और फेक न्यूज़ में हमारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन
रूमर्स तो घूम रहे हैं मार्केट में निगेटिव, तभी ये स्टॉक टूटते जा रहा है। अभी बात करते हैं HDFC बैंक की। इसमें मजबूत बाइंग हुआ था क्योंकि सैटरडे को इसका रिजल्ट था। ये फ्राइडे का आप स्टेटस देख रहे हैं। जो रिजल्ट आया है सैटरडे को, एज एक्सपेक्टेड काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, क्योंकि HDFC बैंक ने ऑपरेशनल लेवल पे जो उनका डेटा होता है क्वार्टरली, वो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका था। वो तो ज़बरदस्त रिजल्ट आना ही था और वैसा ही रिजल्ट आया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इफ एंड बट है। इसमें बहुत बड़ा इफ एंड बट ये है कि HDFC का ऑलमोस्ट 95% स्टेक वाला एक सब्सिडरी है। इट इज़ कॉल्ड एज HDB फाइनेंशियल। ये एक NBFC है। इसको पिछला 1-1.5 साल से HDFC बैंक का GO समझा जा रहा है। जो इसके अंदर वैल्यूएशन 80 हज़ार 82-83,000 करोड़ तक इसका वैल्यूएशन की बात हो रही थी। और ये एक ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है, जैसा रिलायंस में GO और रिटेल है। वो चक्कर में HDFC बैंक में अच्छा खासा बाइंग हो रहा था। HDFC बैंक ओवरऑल रिजल्ट तो काफ़ी शानदार आया है, लेकिन जो HDFC बैंक स्टॉक में जो आप तेज़ी देखे हैं पिछला 1-1.5 साल में, उसमें HDB फाइनेंशियल जो NBFC है, जिसमें 95% स्टेक है HDFC बैंक का, उसका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक्सेल शीट के जो महारथी हैं वो एक्स्ट्रापोलेशन करके 80-90 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन देके HDFC बैंक में बाइंग करवाए हैं। उस तरीके से रिपोर्ट भी रिलीज़ करवाए हैं। अभी भी आप अगर देखें आफ्टर द रिजल्ट भी काफ़ी अपडेट रिपोर्ट्स हैं। कोई कोटक के या सिक्योरिटीज़ के कोई 1300 का टारगेट दे रहा है, कोई 1500 का टारगेट दे रहा है। लेकिन हमारा ये क्लियर मानना है कि ये पूरी तरीके से ट्रैप है। जैसा इन्फोसिस के रिजल्ट के पहले अगर आप बाय करते थे तो आपने देख लिया क्या हुआ, काफ़ी दुर्गति हुई स्टॉक की। ये भी अच्छा खासा ट्रैप था बुल्स के लिए। और HDB फाइनेंशियल का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है। ऑलमोस्ट 82 करोड़ का उसका लॉस है Q2 में, वर्सेस 220 करोड़ का प्रॉफिट। काफ़ी उसमें निराशाजनक रिपोर्ट्स आई है। तो HDFC बैंक में अगर बाइंग आता भी है तो उसमें अच्छे तरीके से सेल ऑफ आएगा। जो भी स्पाइक आएगा वो इट विल बी सोल्ड इनटू। ये आप ध्यान में रखिए। और अगले वीक का हम लोग इवेंट्स पे एक बार नज़र घुमा लेते हैं। अगले वीक के इवेंट्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी रिजल्ट हेवी जो है वीक है। ये देखिए, मंडे को ये जो निफ्टी के जो काउंटर्स है बड़े बड़े, ब्रिटानिया और ये सब के रिजल्ट है, HDFC लाइफ। फिर आप देखिए ग्रैन्यूल्स जो एक स्टॉक था, इसका मंगलवार को रिजल्ट है, काफ़ी चल चुका है ये, कॉन्ट्रैक्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है इनका काम। फिर आप वेडनेसडे को देखिए बजाज ट्विंस, मतलब आपके बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसका रिजल्ट आने वाला है। अल्ट्राटेक भी निफ्टी काउंटर है। फिर एशियन पेंट्स है थर्सडे को, बजाज ऑटो। तो काफ़ी रिजल्ट हेवी जो है ये वीक है। ये सब स्टॉक के जो ट्रेडर्स हैं वो हिसाब से अपना अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ ये 12 स्टॉक से मतलब रखना है। निफ्टी की अगर चाल आपको समझनी है, और US मार्केट का एक बार हम लोग नज़र घुमा लेते हैं। US मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल हो रही है। US ओवरऑल जो पॉलिटिकल और वहाँ का पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसमें काफ़ी उल्टे सीधे फिगर्स आ रहे हैं। जैसा US में अगर बात की जाए तो रिटेल सेल्स का फिगर काफ़ी तगड़ा आया है। अभी उसके पीछे रीज़न है, हर एक आदमी घर पे है, पीपल हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स, दे हैव नथिंग टू डू, दे आर जस्ट शॉपिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। रिटेल का डेटा तो अच्छा ही आ रहा है। इंडिया में भी आप देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो आपका वॉचमैन केबिन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कितना पार्सल वहाँ पे डेली बेसिस पे पड़ा हुआ रहता है डिलीवरी के हिसाब से। रिटेल सेल्स US में तगड़ा आया है, इंडिया में भी अच्छा ही आएगा। लेकिन वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो काफ़ी ख़राब आया है। वहाँ के जो स्टिमुलस स्टॉक्स है वो पूरे के पूरे थम गए हैं। जो वहाँ की अपोजिशन लीडर है मिस नैन्सी पेलोसी, उन्होंने वो स्टिमुलस का प्रपोजल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का वापस भेज दिया गया है। वहाँ पे जो डिबेट है वो सब लेवल्स जो है क्रॉस कर चुका है। काफ़ी निचले लेवल पे वहाँ पे बातचीत हो रही है। और ये कोई नई बात है ही नहीं मार्केट के हिसाब से, क्योंकि जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो काफ़ी लो लेवल का पॉलिटिक्स और काफ़ी लो लेवल की कमेंट्स आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी वो उनका जो टाउन हॉल हुआ था उसमें कोई कमेंट आया था कि इफ़ जो बिडेन विंस, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इफ़ ही लूजेस ही विल लीव द कंट्री, वो देश छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा उनका एक कोट
काफ़ी मीडिया में घूम रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रम्प इंडिविजुअल लेवल पे ऑलमोस्ट $500 मिलियन का डेट वो करते हैं। अभी वो डेट किसको वो करते हैं, कोई फॉरेन उसमें फंडर्स है, कोई रशियन फंडर्स है, ये सब का काफ़ी लेवल पे स्पेकुलेशन चल रहा है। सो काफ़ी वातावरण जो है बिगड़ चुका है यूएस इलेक्शन के लेवल पे। और जो वहाँ का मार्केट है वो स्टिमुलस तो आने ही वाला है, कोई भी गवर्नमेंट आवे इस टाइप से वो प्राइस इन कर चुका है। अभी यूएस का आपको मैं एक टाइमलाइन बता देता हूँ। 3 नवंबर को उनका इलेक्शन है और जनवरी में जो नया प्रेसिडेंट होता है, जो चुन के आता है, वो अपनी शपथ विधि करता है, ओथ लेता है, और उसके बाद वो रियल डिसीजंस लेना चालू करता है। सो एक्चुअल इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा वो तो सिर्फ यूएस के वोटर ही डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं और निफ्टी लेवल के हिसाब से खेल सकते हैं। तो ये डाउ जोन्स की अगर बात की जाए, फ्यूचर्स है ये, तो इंट्राडे ये 350 पॉइंट चल गया था और एंड में देखिए क्या हालत हो गई है इसकी। 300 पॉइंट ये इंट्राडे उतर गया था। तो काफ़ी डामाडोल परिस्थिति है। हर एक जो रैली है उसमें सेल ऑफ ही आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे बोलिए या इंडिया लेवल पे बोलिए। अभी 3 पैरामीटर को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। S&P विक्स 26 के ऊपर इसका खतरे का लेवल है, अच्छा खासा ये 26 के ऊपर अपने आप को सेटल कर लिया है। कॉपर जो है, इंटरनेशनल कॉपर प्राइस, इसका $3 का एक लेवल है, बड़ा मुश्किल से उसको पकड़ के रखा है। एंड करेंसी की अगर बात की जाए सो डॉलर इंडेक्स 94 के ऊपर मामूली खतरा बनता है और 96 के ऊपर वो हाहाकार मचा देता है ग्लोबल बैंकिंग स्टॉक्स में और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में। तो ये सब आप ध्यान में रखिए पैरामीटर्स। 94 के ऊपर थोड़ा सा खतरा स्टार्ट हो जाता है, 96 के ऊपर खेल खत्म हो जाता है इमर्जिंग मार्केट्स का। सो अभी ये 94 के थोड़ा सा मामूली नीचे है, तो 94 के ऊपर अगर ये क्लोज देके सेटल हो जाए तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है ऑन दी लॉन्ग साइड। और कमोडिटी में $3 बड़े मुश्किल से इसने अचीव किया था, ये अगर इसके नीचे क्लोज देके सेटल हो जाएगा वो भी डेंजरस सिग्नल है। विक्स तो ऑलरेडी 26 के ऊपर निकल चुका है। सो निफ्टी की अगर बात की जाए काफ़ी रिजल्ट हेवी वीक है, लेकिन हमको 790 को जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल समझना है, जो 12,000 का लेवल था। अभी कोई पूछेगा कि भाई 790 के ऊपर क्लोज देगा तो क्या करना है, तो वो तो आपको बोल दिया गया है। 790 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो निफ्टी लॉन्ग बन जाता है, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। अभी के लिए 790 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे अचीव नहीं होगा और एवरी रैली जो है इंट्राडे वो शॉर्ट ही करना है, यही हमको अजम्पशन रखना है। अभी नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे अगर यहाँ पे देखिए आप, तो एक डेली चार्ट है ये 50 SMA में, ये 440 तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन जो वेल का एंट्री और एग्जिट था वो हिसाब से स्विफ्ट अपसाइड और स्विफ्ट डाउनसाइड शायद इसमें नहीं आए हुए, काफ़ी बोरिंग कर दे हुए ट्रेडिंग। लेकिन आप अगर शांति से उसको एक पोजीशन आपका होल्ड करके रखे तो आपको ग्रेजुअल बेसिस पे वो ट्रेडिंग मिल जाएगा। सो आपको जो ज़बरदस्त धमाका ट्रेडिंग आपका हुआ है वो 5 से 9 अक्टूबर के बीच में हुआ है, जो हमने क्लियरली बोल दिया था कि आपको पॉजिटिव बायस रखना है। फिर आपको थर्सडे को भी हम लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त मल्टी बैगर ऑप्शन में कमा के दिया है लाइव वेबिनार में, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो हर एक आदमी उसमें कमा के वहीं हम लोग को एक्नॉलेज भी किया है। सो इस तरीके का जो धमाका ट्रेडिंग हुआ है ऑन दी लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट साइड, शायद वो हम लोग को धमाका लेवल पे देखने नहीं मिले। लेकिन 790 को जो है भगवान समझना है हम लोग को। 790 के जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछला वीक में भी 12,000 के ऊपर कई बार ऊपर जाके आया। इवन एक्सपायरी के दिन वो जो है पूरा पोस्ट कोरोना का हाई मार दिया है, 12,025। ये जो हाई है ये पोस्ट कोरोना सेशन मार्च के बाद पहली बार इतना हाई मारा है, लेकिन हालत देखिए क्या हुआ है। सो ये जो 12,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बन गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसा 790 11,790 एक बहुत बड़ा लेवल बन गया है। जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, हर एक रैली आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना है। और बड़े से बड़े जो स्टॉक्स है ये इसमें दिन भर ये सब चलते रहता है। आप देखिए कोटक बैंक 2% अप, एक्सिस बैंक 2% अप, रिलायंस 1.3% डाउन। इसका कोई रीजनिंग नहीं है ऑन अ डे टू डे बेसिस। इसमें प्योर प्ले जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, स्मार्ट मनी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, उसमें वेल ट्रेडर्स भी है। कभी बड़ा वेल होता है, कभी छोटा वेल होता है। अगर बड़ा वेल होता है तो वो पकड़ में आ जाता है हम जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को कि इसमें बड़ा वेल कोई घुसा है। छोटा वेल रहेगा
तो वो डे टू डे बेसिस पे इन लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी 1.4% जो रिलायंस डाउन है, इसका रूमर अगर छोड़ देवे तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं, तो बेमतलब कि ये गिरते जा रहा है। और HDFC बैंक में तो समझ में आता है कि रिजल्ट के पहले बाइंग हुआ है, जो हम लोग का इन्फोसिस में भी देखा गया था काफ़ी। फिर आपका कोटक बैंक देखिए 2% अप है। ये सब बेमतलब के ऊपर और नीचे इन लोग जा रहे हैं। सो इसमें ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, आपको 12 स्टॉक मॉनिटर करना है। लेकिन ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बड़े बड़े काउंटर्स है, और हमारे 12 के बाहर है, लेकिन बजाज फाइनेंस, बजाज अभी HUL की अगर बात की जाए तो उसका तो रिजल्ट है नहीं ये वीक, लेकिन ब्रिटानिया का रिजल्ट है। तो एक ही उन लोग का जो है इंडस्ट्री है FMCG। फिर भारतीय एयरटेल देखिए। सो ये सब एक होलसम तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और जो इंडेक्स ट्रेडर है उसको ये सब में डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। 12 स्टॉक को आप मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रहे हैं। पिछला 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि अगर रिलायंस HDFC बैंक स्ट्रांग है तो ITC लार्सन को तोड़ रहा है स्मार्ट मनी ट्रेडर। सो ये आपस में इन लोग जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। सो 790 का जो लेवल है और नीचे 440, 790 और 440 का एक रेंज खड़ा हो गया है अभी। 790 के ऊपर अगर बंद दे देता है तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्या करना है। लेकिन 790 के ऊपर अगर बंद दे देता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 790 का ही इसमें हाई बना था। ये देखिए 789.75, तो ऑलमोस्ट 790 का ही हाई बना था। हम लोग शॉर्ट पोजीशन खड़ा किए हैं यहाँ पर। हम लोग 11,800 का पोर्ट लेके गए हैं 118-119 के एवरेज से, और दिन भर वही लेवल पे वो खेला है। सो जो भी शॉर्ट पोजीशन लेके खड़े हैं, अगर 790 के ऊपर अच्छा खासा 50, 60, 70, 80 पॉइंट का क्लोज दे देता है तो उन लोग को शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। लेकिन इंट्राडे में आपको घबराना नहीं है। इंट्राडे ये 800 दिखावे या 840 दिखावे, आपको क्लोजिंग बेसिस तक उसको शांति रखना है। और जब तक 792 इज द, एज आई सेड, 790 इज द न्यू 12,000। आपको हर एक रैली आंख बन के शॉर्ट करना है। 790 के ऊपर बंद आता है तो वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और 790 से 440 एक रेंज हमारे हिसाब से बन गया है। तो काफ़ी इवेंटफुल ये वीक है। और नवंबर 3 का जो US इलेक्शन है, तब तक ये इस तरीके का वॉलेटिलिटी, डामाडोल तरीके का हिसाब चलता रहेगा। और इंडिया की अगर बात की जाए तो नीति आयोग का आज अपडेट आया है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन विंटर। सो इंडिया लेवल पे जो न्यूज़ होती है उसका ज़्यादा उसको स्ट्रेस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल मार्केट है और ग्लोबल मल्टीनेशनल जो बैंक्स हैं वही इसमें व्हेल का काम करते हैं। वो व्हेल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सो इंडियन जो इंडेक्स है वो इंडिया के कंट्रोल के बाहर निकल गया है। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉरेन ओन्ड। अब अगर FII की बात की जाए तो HDFC बैंक इज़ अ फॉरेन ओन्ड बैंक, HDFC लिमिटेड इज़ अ फॉरेन ओन्ड। ITC में सबसे बड़ा इन्वेस्टर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है। फिर रिलायंस में बड़े बड़े FII है, कोटक में बड़े बड़े FII है, ICICI इज़ कम्प्लीटली फॉरेन ओन्ड। फिर आपका TCS में अगर आपका प्रमोटर टाटा जो है, टाटा से वो छोड़ देवे तो इट इज़ कम्प्लीटली फॉरेन ओन्ड। इन्फोसिस में बड़े से बड़े FII हैं। लार्सन में देखिए देयर इज़ नो प्रमोटर, ITC में देयर इज़ नो प्रमोटर, HDFC बैंक देयर इज़ नो प्रमोटर, HDFC लिमिटेड नो प्रमोटर, ICICI बैंक नो प्रमोटर। तो लार्सन में भी काफ़ी बड़े से बड़े FII उसके अंदर घुसे हुए हैं। सो ये सब ग्लोबल गेम एक बन चुका है। इंडिया में भी कोरोना वायरस और वो सब पे सब ने बात करना बंद कर दिया है। कोई टॉपिक ही नहीं रह गया है ये हम लोग में, ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना मीडिया लेवल पे, ना इंडिविजुअल जनरल पब्लिक लेवल पे। एक्सेप्ट जो आज का नीति आयोग का एक इम्पॉर्टेंट वो एक कोट है कि वी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन विंटर सेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इन विंटर सीजन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। सो पूरा का पूरा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो बिगड़ गया है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 790 का लेवल टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। 31 अगस्त का वो हाई था, 8 अक्टूबर के एक्सपायरी का लो था, बहुत बड़ा लेवल था वो, कोई मामूली बात नहीं थी वो टूटना। और वो इतना आसानी से उसको अचीव भी नहीं करने देंगे क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये आप जो भी मैं बताया हूँ, ये आप इसको एक समझ लीजिए, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, एंड वो हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग रखिए। थैंक यू वेरी मच। सो ये सब अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका जानकारी आपको मिलते जा रही है, आपको ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी जानकारी में अपडेट हो रहा है, इंडिया लेवल पे, निफ्टी लेवल पे आपको लग रहा है कि किस तरीके से आपको फोकस रखना है, किस तरीके से आपको नॉइज़ हटाना है, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के दोस्तों के साथ इसको फैलाइए, इसको काफ़ी पॉपुलर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।